हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विजन इंस्टीट्यूशन। और आज जो अपन कवर करने वाले हैं खास करके वो है अपनी कवरिंग ऑफ हार्ट। मेनली कवरिंग को कवर करेंगे और मैं आपको हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बताऊंगा। हार्ट्स में ओपनिंग क्या होती है, तो आज का एक गोल आप लिखना चाहो तो लिख लो। कवरिंग पहले कवर करेंगे। ओपनिंग्स क्या होती है हार्ट में, कौन कौन सी चैम्बर्स बाहर से कैसे दिखते हैं, अंदर से कैसे दिखते हैं, ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है। और आज मैं आपके लिए हार्ट भी एक खतरनाक सा बना के लेके आया हूँ। देखो, ये मैंने ड्रॉ किया, हालांकि छापा है लेकिन फिर भी ड्रॉ किया इस फॉर्मेट में। तो इसको भी अपन देखेंगे कि ये हार्ट जो है वो दिखता कैसा है। ओके, चलो। तो सबसे पहले कवरिंग ऑफ हार्ट होती क्या है। तो जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको अपन बोलते हैं पेरिकार्डियम। ओके, ये देखो ड्रॉ कर रहे थे तो थिकनेस भी वही रहती। देखो, आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है उसको अपन बोलते हैं पेरिकार्डियम। तो मुझे बताएगा पेरिकार्डियम किससे बनी होती है। ये फाइब्रस होती है, ये सब बहुत बढ़िया बात है, कोई बात नहीं। किससे बनी होती है। मैंने आपको बताया है कि कोई भी जो पराइटल लेयर्स होती है, जो भी बाहर की लेयर्स होती है, वो कहीं ना कहीं इरेगुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। अच्छा, उसको क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए, इलास्टिसिटी चाहिए, क्या चाहिए, उसको सपोर्ट चाहिए, और उसके लिए वो बनी होती है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस इरेगुलर वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से ये बना होता है, तो लिख लो। अच्छा, इसमें पेराइटल में मत लिखो, सॉरी पेरिकार्डियम में मत लिखो। पेरिकार्डियम में भी दो लेयर होती है, एक पेराइटल पेरिकार्डियम होती है और एक अंदर वाली जो होती है ना, जिसको अपन बोलते हैं एपिकार्डियम। ओके, इनर वाली जो विसरल पेरिकार्डियम होती है उसको बोलते हैं। अभी आप समझ नहीं पाओगे लेकिन चलो मैं बना देता हूँ आपके लिए। मान लो कि आपका हार्ट है। अभी हार्ट ऐसा ही स्कीमेटिक डायग्राम में बनेगा। ये आपका हार्ट है और हार्ट के आसपास उसकी कवरिंग होती है। मान लो कि ये हार्ट की कवरिंग है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि आपको दो लाइन दिख रही है, यानी कि ये जो सबसे बाहर वाली जो बॉर्डर है ना, इसको बोलते हैं अपन पराइटल, यानी कि बाहर वाली। पराई बाहर वाली, दूर वाली, है ना, पेरीफेरी में जो होती है उसको। और हार्ट क्या है, एक ऑर्गन है। ऑर्गन को मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑर्गन को क्या बोलते हैं, विसरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विसरा बोलते हैं। तो जो वाली लेयर ऑर्गन को टच करते हैं ना, उसको बोलते हैं अपन विसरल लेयर। कोई भी जब दो लेयर पढ़ेंगे तो बाहर वाली को पैराइटल बोलते हैं और ऑर्गन से जो कनेक्टेड होते हैं उसको बोलते हैं विसरल। तो इसमें भी आप लिखो, बाहर वाली जो है वो बनी होती है पैराइटल। इसको क्या बोलते हैं, पैराइटल पेरिकार्डियम। पैराइटल पेरिकार्डियम, समझ में आ रहा है आपको। जब पैराइटल पेरिकार्डियम को देखा गया, ध्यान से समझना, तो पैराइटल पेरिकार्डियम का मैं आपको हिस्टोलॉजी बता दूं कि पैराइटल पेरिकार्डियम ऐसे बनी होती है, थिक होती है। पैराइटल पेरिकार्डियम कैसे होती है, थोड़ी थिक होती है, जिसमें सबसे बाहर फाइब्रस टिश्यू होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कौन सी है, ये पैराइटल है। पैराइटल पेरिकार्डियम है, सबसे बाहर फाइब्रस टिश्यू, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। कौन सी वाली, डेंस इरेगुलर। ये मैंने आपको बताया हुआ है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे बीच में जो होती है, यहाँ पे यहाँ पे होती है एरियोलर टिश्यू। कौन सी, एरियोलर टिश्यू। ओके। और उसके बाद आती है मीजोथीलियम। मीजोथीलियम जो होती है वो कहीं ना कहीं कैसी होती है कि ये जो अंदर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं अपन मीजोथीलियम। तो आप ये समझो कि पहले तो पेरिकार्डियम को अपन ने क्या बोला कि पैराइटल पेरिकार्डियम होती है और अंदर वाली कौन सी होती है, विसरल पेरिकार्डियम।
पराइटल पेरिकार्डियम में भी पहले फाइब्रस टिश्यू आएगी, फिर एरोलर टिश्यू आएगी, फिर मेसोथीलियम आती है, ठीक है। और जो अंदर वाली जो लाइनिंग होती है उसको अपन बोलते हैं विसरल, इनर या तो विसरल पेरिकार्डियम। ओके, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और पराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के जो बीच में जो कैविटी होती है उसको अपन बोलते हैं क्या, पेरिकार्डियल कैविटी, ठीक है, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। ओके, अच्छा, इस कैविटी में एक फ्लूइड होगा, उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड। लिखो, फ्लूइड प्रेजेंट इन पेरिकार्डियल कैविटी, उसको बोलते हैं अपन पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसका काम क्या होता है, देखो, ये एक्स्ट्रा स्पेस देता है, यानी कि हार्ट को कभी हाइपर टेंशन में ज़्यादा अगर हार्ट बीट पे काम करना पड़ा तो ये फ्लूइड जो है वो काम करता है एज अ एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर, शॉक एब्जॉर्बर। ओके, याद रखना, इतना समझ में आया। ओके, हार्ट प्रेजेंट होता है, देखो नीचे आ जाओ थोड़े, ये लंग्स है, यहाँ पे हार्ट होता है कहीं ना कहीं ऐसे, और नीचे डायफ्राम होते हैं, तो हार्ट जो है ना वो डायफ्राम से ऐसे अटैच्ड होता है। हम्म? और वो जो अटैचमेंट होता है डायफ्राम से वो फाइब्रस अटैचमेंट होता है, तो ये क्या है, इसको बोलेंगे फाइब्रस अटैचमेंट। किसके साथ होता है ये, विथ डायफ्राम, विथ डायफ्राम। हाँ, एक बच्चा था हमारे बैच में, इसको डायफाग्राम बोलता था। मैं बोला किलोग्राम सुना है, मिलीग्राम सुना है, नैनोग्राम, या डायफाग्राम क्या होता है, तो इसको बोलते हैं अपन डायफ्राम। ओके, फिर से मैं आपको बताता हूँ, ये अभी तक अपन ने किसकी बात की, पेरिकार्डियम की बात की। पेरिकार्डियम के अलावा भी कुछ होता है, क्या होता है इसको समझते हैं, ध्यान से समझना। सॉरी 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 सॉरी, एक गलती हो गई है यहाँ पे, रुक जाओ रुक जाओ, एक गलती हो गई है, गलती को सुधार देना भाई, गलती हो जाती है कभी कभी, इस गलती को सुधार देना। एक बात समझो, पराइटल पेरिकार्डियम और इनर वाला यानी कि विसरल पेरिकार्डियम के बीच में कोई कैविटी नहीं होती है, सॉरी ये मेरी गलती है। अब ध्यान से समझो, पेरिकार्डियम खत्म कर दिया, फिर से समझना ध्यान से, पेरिकार्डियम को खत्म कर दिया है, ठीक है। अब मेरी एक बात समझो आप ध्यान से, जो विसरल पेरिकार्डियम होता है ना उसको अपन दूसरा नाम देते हैं और उसका नाम होता है एपिकार्डियम, एपिकार्डियम, ठीक है। विसरल पेरिकार्डियम को ही अपन ने दूसरा नाम क्या दे दिया, एपिकार्डियम। इतना याद रहेगा आपको, एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे कैविटी होती है, मैं नाम में कंफ्यूजन हो गया मेरे, इसके लिए भाई सॉरी भाई। या पेरिकार्डियल कैविटी प्रेजेंट होगी कहाँ पे, पैराइटल पेरिकार्डियम और इनर पेरिकार्डियम के बीच में। और जो विसरल पेरिकार्डियम है उसका ही दूसरा नाम आप याद रख लेना, इसका नाम होता है क्या, एपिकार्डियम। सॉरी सॉरी एकदम ना, सॉरी फ्रॉम माय बॉटम ऑफ द हार्ट, जो भी बोलते हो आपकी लैंग्वेज में आप उसको वो याद रखना। अब मैंने क्या किया कि एक सेक्शन ले लिया, हार्ट की जो वॉल है ना, अपन सेक्शन तो लेते आते ही है, बोन का भी सेक्शन देखा था अभी अपन ने बोन में, उसी तरीके से अपन हार्ट का सेक्शन देखते हैं। देखो हार्ट की वॉल का जब मैंने सेक्शन लिया ना तो वो कुछ ऐसा दिख रहा था, ध्यान से समझना, कुछ इस तरीके से। ओके, और डायग्राम अच्छे से बनाएंगे अपन।
बढ़िया। ठीक है, यहाँ से इसको ऐसे ड्रॉ कर दो। और इसके अलावा एक यहाँ से एक लेयर और ड्रॉ करो, और यहाँ पे एक वॉल बनाओ। रुक जाओ, ऐसे नहीं। हम्म, कोई बात नहीं, रफ बना देते हैं इसको। और यहाँ से मैं ऐसा खींच के, बिगड़ जाएगा डायग्राम। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब आप ध्यान से समझो कि हार्ट के लेयर को कैसे अपन समझते हैं। सबसे इनर वाला लेयर है ये वाला लेयर सबसे इनर वाला लेयर है, और ये वाला लेयर सबसे बाहर वाला लेयर है। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे देखो, इन दोनों के बीच में अपन ने स्पेस रखी है, ये स्पेस है, ये जो है ना वो खाली स्पेस है। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से समझना और लिखना जो भी मैं लिख पाऊँ ना वो। ये वाला जो लेयर है ना, ये सबसे जो अलग दिख रहा है, बाहर है, उसको अपन ने क्या नाम दिया था? पराइटल पेरिकार्डियम। ठीक है, रुक जाओ, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे। पराइटल पेरिकार्डियम दिख रहा है आपको? पराइटल पेरिकार्डियम। पराइटल पेरिकार्डियम में मैंने आपको क्या बोला था कि सबसे बाहर जो होगी वो लेयर होगी, यहाँ पे मतलब सबसे बॉर्डर पे जो लेयर होगी ना, वो होगी वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होगी। ठीक है। उसके बाद थोड़ा अंदर जाओगे आप, हाँ, ये वाइट फाइब्रस कैसी होगी? डेंस होगी और इरेग्युलर होगी। ठीक है, ये आपको पता है। उसके बाद थोड़े अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको उसके अंदर की ओर एरुलर टिश्यू दिखेगी। ठीक है, एरुलर कनेक्टिव टिश्यू दिखेगी। और उसके भी अंदर जाओगे तो यहाँ पे सबसे अंदर वाली जो बॉर्डर है, वो अंदर वाली बॉर्डर पे आपको क्या दिखेगा? उस लेयर को अपन बोलते हैं मीजोथीलियम। ओके, इतना समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, और ये इस तरीके से कुछ ये लेयर जो होती है वो प्रेजेंट होती है हार्ट में। ठीक है। ओके, चलो, अब देखो कि ये बाहर की जो लेयर है, ये जो बाहर की अपन ने लेयर डिस्कस की, और उसके बाद ये जो अंदर की लेयर है, इन दोनों के बीच में अपन ने ये गैप छोड़ी है इतनी, और इसी गैप को बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। इसको क्या बोलते हैं? ये जो कैविटी है इसको बोलेंगे अपन पेरिकार्डियम कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी भी बोल दो, पेरिकार्डियम कैविटी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। और ये पैराइटल पेरिकार्डियम है। अच्छा, अब जो अंदर वाली जो पेरिकार्डियम जो होता है ना, उसकी ये जो अंदर वाली लेयर है, ये वाली लेयर जो मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली जो लेयर है, इस लेयर को बोला जाता है, ध्यान से समझना, इस लेयर को क्या बोला जाता है? एपिकार्डियम। और एपिकार्डियम और कुछ नहीं है, वो क्या है? इनर या विसरल विसरल पेरिकार्डियम। देखो, पहले मैंने आपको एक बार ऊपर समझाया ये वाली ड्राइंग में। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको कट वाला सेक्शन लेके समझाया। तो ये एक्सटर्नल जो होती है, पराइटल प्लस विसरल, ये दोनों मिला के बनाती है पेरिकार्डियम, यानी कि सबसे बाहर वाली लेयर। ओके। सबसे अंदर कौन होता है इसमें?
तो सबसे अंदर वाली जो ये इतना लेयर इसमें जो होता है, ओके, इतना लेयर जो इसमें होता है, ये ब्लैक से जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इतनी थिकनेस, इसको बोलते हैं अपन एंडोकार्डियम। क्या बोलते हैं इसको? एंडोकार्डियम। यानी कि इतनी जो थिकनेस है इसको बोला गया है एंडोकार्डियम। फिर से मैं बता रहा हूँ, जिसको मैंने ब्लैक से डिनोट किया है वो एंडोकार्डियम। तो बाहर वाला पेरिकार्डियम हो गया, अंदर वाला एंडोकार्डियम हो गया। लेकिन हार्ट में एक खास बात होती है। हार्ट में जैसे अपन बोन पढ़ रहे थे तो वहां पे क्या था? डायाफाइसिस था, एपिफाइसिस था, है ना, यह सब था। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि बाहर वाला जो लेयर है ये क्या कौन सा है? पेरिकार्डियम। अंदर वाला एंडोकार्डियम। अच्छा, बोन में भी लेयर थी तो पेरियोस्टियम, एंडोस्टियम था। लेकिन आपने देखा कि बीच में वहां पे सेल्स थे, यहाँ पे सेल्स नहीं होते, यहाँ पे बीच में भी एक लेयर होती है। और वो पूरी की पूरी लेयर, याद रखना, ये पूरी की पूरी लेयर जो होती है ये मसल से बनी होती है। बीच वाली पूरी की पूरी लेयर होती है बेटा, वो किससे बनी होती है? मसल से बनी होती है। और ये मसल अपन मसल्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। खास तरीके के मसल्स होते हैं और इनको बोला जाता है, दिख रहा, इनको बोला जाता है, ये वाली जो लेयर है इसको बोला जाता है कौन सा? मायोकार्डियम बोला जाता है। मायो, देखो कार्डियम, मायोकार्डियम जो होती है वो बनती है मसल प्लस कनेक्टिव टिश्यू से। तो इसमें लिखो कौन से मसल होते हैं? कार्डियक मसल। इसको अलग नाम ही दे दिया है, ये इनके टाइप को ही बोल दिया जाता है कि कार्डियक मसल। ये सिर्फ हार्ट में पाए जाते हैं, ऐसे वाले मसल कहीं और पाए नहीं जाते हैं। ये नॉन फटिग मसल्स होते हैं, ये कभी और बताएंगे अपन। लेकिन अभी के लिए लिख दो कार्डियक मसल्स होते हैं प्लस कनेक्टिव टिश्यू, प्लस कनेक्टिव टिश्यू इससे बनती है। इतना समझ में आ गया? आउटर इनर ये सब समझ में आ गया आपको? इनर वाली किससे बनी होती है? तो टोटल कितनी लेयर देखी? ये हार्ट वाला एक पोर्शन है, रुक जाओ, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर देते हैं, इसको नीचे कहीं पे पेस्ट कर देते हैं ताकि, ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। और जो ऊपर वाला जो हार्ट है इसको कट कर देते हैं इधर से। हाँ, अब ध्यान से समझो। तो लेयर मैंने आपको कौन सी बताई? पेरिकार्डियम बताई। पेरिकार्डियम में आउटर वाली जो होती है वो फाइब्रस पेरिकार्डियम होती है। इनर में दो होती है, पराइटल और विसरल। इनर में कौन सी होती है? इनर में पराइटल होती है और विसरल होती है। मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी लेयर होती है, अपन क्लासिफिकेशन के उसमें लिख देंगे, टेबल के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। पहले तो मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ कि जो मायोकार्डियम होता है उसमें जो मसल्स पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? कार्डियक मसल, फॉर्म्ड बाय स्पेशल स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स, और वो होते हैं कार्डियक मसल। ये अपन मेनली अपन इसको मसल्स वाले चैप्टर में देखेंगे। लेकिन अगर कोई पूछे आपको कि कार्डियक मसल की प्रॉपर्टी क्या है तो आपको पता होनी चाहिए, ये जो होते हैं ये स्ट्राइटेड या स्ट्रेटिफाइड मसल्स होते हैं। पहली बात तो ये स्ट्राइटेड मसल्स होते हैं, दूसरी बात ये इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, ठीक है। और इनके पास होती है इंटरकैलेटेड डिस्क, ये किसी और के पास नहीं होती है, इनके ही पास होती है। तो लिखो इंटरकैलेटेड डिस्क। अब जब भी आप मसल कॉन्ट्रेक्शन पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि सोडियम आयन जो होता है ना, वो सोडियम आयन जो है वो मसल्स में मूव करता है। यानी कि ये जो मसल की लेयर होती है यहाँ पे सेल में, सोडियम आयन इस तरीके से मूव करता है। सोडियम आयन नहीं बोल के अपन बोलेंगे कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो अंदर की तरफ ऐसे मूव करता है और नेगेटिव ऐसे कंटिन्यूअसली पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहता है, और उसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेकिन अपने हार्ट में आप देखोगे तो हार्ट में आपको क्या पता चलेगा कि भाई हार्ट के लिए तो कंटिन्यूअस मसल कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। अभी भी अपना हार्ट चल रहा है, बाकी सब मसल को तो थोड़ा टाइम मिलता है, रेस्ट मिलता है, लेकिन हार्ट में तो ऐसा नहीं है, कंटिन्यूअस चलना चाहिए। दूसरा फास्ट चलना चाहिए। तो ये इंटरकैलेटेड डिस्क कैसी होती है? मान लो कि ये स्ट्राइटेड मसल्स है और दूसरा ये ब्रांच्ड मसल्स होते हैं। कैसे होते हैं? ब्रांच। दूसरे भी मसल ब्रांच हो सकते हैं, दूसरे भी स्ट्राइटेड हो सकते हैं, लेकिन जो
इनवॉलेंट्री मूवमेंट, स्मूथ मसल में इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इंटरकैलेटेड डिस्क जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, कार्डियक मसल के पास है। मान लो कि यहाँ पे मैं एक ब्रांच पे मसल सेक्शन दिखा देता हूँ, ये ऐसा मसल है, ठीक है। तो जहाँ पे भी ये बाइफरगेशन आता है या कुछ भी ऐसे होता है तो वहाँ पे ऐसे इंटरकैलेटेड डिस्क आती है। देखो इंटरकैलेटेड डिस्क में आपको क्या दिख रहा होगा, इंटर डिजिटेशन दिख रहा होगा। और मैंने आपको सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जहाँ पे जिस भी जंक्शन में इंटर डिजिटेशन होती है वहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतने आयंस वहाँ से ज़्यादा पास हो पाएंगे, और जितने ज़्यादा आयंस उधर से पास हो पाएंगे तो वहाँ पे गैप जंक्शन, हर इंटरकैलेटेड डिस्क में क्या होता है, गैप जंक्शन होता है, ठीक है। इंटरकैलेटेड डिस्क में होता है, इंटर डिजिटेशन में नहीं होता है, लेकिन ये वाले इंटर डिजिटेशन में क्या होता है, गैप जंक्शन होता है। तो जितने ज्यादा इंटर डिजिटेशन उतना ज्यादा सरफेस एरिया, उतने ज्यादा गैप जंक्शन, और उतने जितने ज्यादा गैप जंक्शन उतने ज्यादा सोडियम आयन यहाँ से पास हो पाएंगे, और उतना ही फास्ट जो है वो यहाँ से कंडक्शन हो पाएगा। आप सोचो कि कितना कंडक्शन होता है, जब अपन हार्ट बीट पढ़ेंगे, पल्स पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि कितना कंडक्शन होता है ये इंटरकैलेटेड डिस्क की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो, ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क है, इंटरकैलेटेड डिस्क है, ये क्या करती है, हैव इंटरडिजिटेशन, और ये इंटरडिजिटेशन भी है, और उन इंटरडिजिटेशन पे क्या होता है, हैव लॉट्स ऑफ गैप जंक्शंस। हर इंटरडिजिटेशन पे नहीं होते, लेकिन यहाँ पे कार्डियक मसल में गैप जंक्शंस होते हैं फॉर कंडक्शन, एंड दैट अलाउज फास्टेस्ट या फास्टर कंडक्शन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इसमें होता है, फास्टेस्ट भी लिख सकते हो, लेकिन फास्टर कंडक्शन इसमें होता है। इतना समझ में आया, ये मेरे को बताओ। आज अपन ने कवरिंग ऑफ हार्ट से शुरू किया था, आई नो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, लेकिन आप ये समझो कि कवरिंग ऑफ हार्ट में क्या होता है। दो कवरिंग पढ़ाई मैंने आपको, ठीक है। पेरिकार्डियम में दो होते हैं, पैराइटल पेरिकार्डियम होता है और दूसरा कैसा होता है, विसरल होता है। सबसे बाहर वाला जो पेरिकार्डियम का लेयर होता है वो कौन सा होता है, फाइब्रस लेयर होता है। अब ठीक है, अब कई बुक में ऐसा दिया है, ध्यान से समझना, कि जो पेरिकार्डियम है आपका, तो जो फाइब्रस लेयर होता है उन्होंने क्या किया कि पैराइटल से अलग कर दिया। अब ध्यान से समझना, उन्होंने फाइब्रस लेयर को अलग ही कर दिया। तो उन्होंने बोला कि भाई पेरिकार्डियम में जो आउटर लेयर होता है वो होता है फाइब्रस टिश्यू का, ठीक है। आप बोल सकते हो कि हाँ वहां पे डेंस फाइब्रस लेयर होता है, लेकिन फाइब्रस टिश्यू का होता है। और इनर लेयर जो होता है उसको उन्होंने क्या बोल दिया, सीरस पेरिकार्डियम, ठीक है। फिर से समझना, आउटर पेरिकार्डियम को उसको बोल दिया फाइब्रस पेरिकार्डियम, और इनर को क्या बोल दिया, सीरस पेरिकार्डियम। और इस सीरस के उन्होंने दो टाइप दे दिए कि भाई सीरस जो पेरिकार्डियम होता है उसमें क्या होता है, पैराइटल, और इनर वाले को बोल दिया विसरल। फिर से पैराइटल कैसा होगा, बाहर वाला होगा, तो ये फिर से इसके पास फाइब्रस टिश्यू होंगे। फाइब्रस के बाद कौन सा पढ़ाया था अपन ने, एरोलर टिश्यू थे, और उसके बाद कौन सा था, मिजोथीलियम। जबकि विसरल जो था वो सबसे अंदर वाला होता है, और विसरल जो टिश्यू जो होता है वो इनर मोस्ट पेरिकार्डियम लेयर होता है। तो इसको आप इस तरीके से याद रखना, पेरिकार्डियम जो होता है उसमें आउटर फाइब्रस पेरिकार्डियम होता है, इनर वाले को सीरस बोलते हैं, ठीक है। सीरस में जो बाहर की तरफ होता है उसको अपन पैराइटल पेरिकार्डियम बोलते हैं, और जो विसरा की तरफ होता है उसको विसरल पेरिकार्डियम का दूसरा नाम अपन ने दे दिया था एपिकार्डियम। अब कोई भी बाहर का होगा, चाहे ये आउटर वाला फाइब्रस पेरिकार्डियम है वो भी फाइब्रस का बना है, और पैराइटल में भी फाइब्रस टिश्यू होते हैं। कौन से होते हैं, डेंस इरेगुलर व्हाइट फाइब्रस टिश्यू होता है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है। अच्छा, पेरिकार्डियल कैविटी के बारे में मेरे को कोई बताएगा, कौन सी होती है,
ये वो लेयर है जो पैराइटल एंड विसरल लेयर के बीच में होती है। ओके, तो द कैविटी प्रेजेंट बिटवीन पैराइटल एंड विसरल पेरिकार्डियम। ठीक है, ये जो कैविटी होती है दैट इज फिल्ड विथ कौन सा एक फ्लूइड होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड जो होता है उससे फिल्ड होती है। और एक चीज एडिशनली याद रखना कि पेरिकार्डियल फ्लूइड जो होता है दैट इज सिक्रीटेड बाय सीरस पेरिकार्डियम। ओके, सीरस यानी कि क्या हो गया, सीरस इससे भी सिक्रीट होगा और इससे भी सिक्रीट होगा, यानी कि पैराइटल और विसरल दोनों से सिक्रीट होता है। पैराइटल और विसरल दोनों को कलेक्टिवली सीरस पेरिकार्डियम बोलते हैं, ये याद रखना। ठीक है, ओके। अब एक चीज समझो, ध्यान से समझना, मैं आपको दो डिसऑर्डर बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो एक्स्ट्रा हो जाएगा थोड़ा, लेकिन याद रखना। एक होता है पेरिकार्डियाइटिस। पेरिकार्डियाइटिस ये क्यों होता है, यह है इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिकार्डियम। इसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिकार्डियम। अब ये ग्रीक वर्ड में ऐसा होता है कि जिसके पीछे आइटिस लग जाता है, जिसके पीछे आइटिस लग जाता है या आयाटिस लग जाता है, जो भी लग जाता है, वो इन्फ्लामेशन को शो करता है। जैसे पेरिकार्डियाइटिस होता है, उसी तरीके से मेनिंजाइटिस होता है तो मेनिंजिस का इन्फ्लामेशन होता है, हिपेटाइटिस होता है तो हिपेटाइटिस मतलब लीवर का इन्फ्लामेशन हो गया, इस तरीके से आएगा। अच्छा, एक दूसरा लिखो, एंडोकार्डियाइटिस। अब एंडोकार्डियाइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ एंडोकार्डियम। और मायोकार्डियाइटिस तो आपको पता ही है, मायोकार्डियल इस्चेमिया और ये एमआई ये सब आपको पता ही है। मायोकार्डियाइटिस तो आपको पता है कि मसल अगर फेलियर हो जाते हैं तो फिर उसको अपन मायोकार्डियाइटिस बोल देते हैं, है ना। मायोकार्डियल इस्चेमिया और ये सब आपको पता ही है। लेकिन एंडोकार्डियाइटिस एक बहुत खतरनाक चीज है। अब ध्यान से समझना, आप सब लोग डेंटिस्ट के पास जाते हो, मतलब टूथ एक्सट्रैक्ट करवा लिया आपने, फिर डेंटिस्ट आपको बोलता है कि आइसक्रीम खाओ। आइसक्रीम क्यों खाते हैं, ध्यान से समझना कि आपने जैसे ही आइसक्रीम खाया ना, ओरल कैविटी का एनवायरनमेंट एकदम कोल्ड हो गया, और जैसे ही ठंडी मिलती है ना, आपकी जो ब्लड वेसल है ना वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। अब आपने तुरंत आइसक्रीम खाया टूथ एक्सट्रैक्ट करवाने के बाद, फिर डॉक्टर बोलेगा आइसक्रीम खा लेना, आपको याद करके बोलता है कि भाई आइसक्रीम खा लेना। उससे क्या होता है कि ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, जिससे ये अभी तक यहाँ पे हीलिंग नहीं हुआ था, तो कोई बैक्टीरिया अंदर आ सकता था। लेकिन जैसे ही ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो गए तो कोई बैक्टीरिया का परफ्यूजन नहीं होगा, बैक्टीरिया अंदर नहीं आएगा। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि लोग इस सलाह को नहीं मानते, फिर अपने को बोलते हैं कि आधे घंटे तक वो कॉटन स्वैब को उधर ही रहने देता, लेकिन अपन नहीं मानते। तो उससे क्या होता है, तो जब हटा दिया आपने, आइसक्रीम नहीं खाई या ऐसा कुछ होगा, ब्लड वेसल वैसी की वैसी रही। गरम खाने को नहीं बोलते, क्योंकि गरम खाने से डायलेटेड हो जाएगी तो बैक्टीरिया आराम से अंदर आ सकता है। अगर ब्लड वेसल डायलेटेड हो जाती है तो उससे क्या होगा, उनको आराम से फैसिलिटेट हो जाता है ना भाई, उनको तो मजे आ गए कि भाई हम अंदर अंदर जा सकते हैं, तो ऐसा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपके ये जो ब्लड में एक बार बैक्टीरिया आ गया और वो घूमते घूमते अगर हार्ट तक पहुंचता है, अब ब्लड के साथ आएगा तो हार्ट के सबसे अंदर वाले लेयर को ही वो अफेक्ट करे, और अंदर वाले लेयर को अपन बोलते हैं एंडोकार्डियम। तो एंडोकार्डियाइटिस हो जाता है। तो इसीलिए बोलते हैं कई डॉक्टर, तो इसीलिए अपने को बिफोर एक्सट्रैक्शन क्या करवाते हैं, एंटीबायोटिक्स चालू करवा देते हैं एक दिन में, है ना। 1.5 mg या 1.5 ग्राम या 2 ग्राम तक एमोक्सिसिलिन दिलवा देते हैं एक्सट्रैक्शन के पहले, 30 मिनट पहले दिलवा देते हैं। उससे क्या होगा कि एंडोकार्डियाइटिस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। बहुत सारी ऐसी, मतलब एक अच्छा इंस्टीट्यूट है गुजरात का, आपको पता ही होगा कि सिविल में प्रेजेंट है, हार्ट का एक सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूट है और पूरे गुजरात का वो सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूट है। वहाँ पे आने वाले बहुत सारे एंडोकार्डियाइटिस के केसेस ऐसे होते हैं कि जिन्होंने कभी ना कभी पास्ट में
डेंटल ट्रीटमेंट करवाई होती है। तो आपका भी अगर कहीं कभी भी डेंटल ट्रीटमेंट हो रहा है तो आप डॉक्टर को पूछो कि मुझे एंडोकार्डियाटिस का फ्यूचर में कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए प्रिकॉशन लेना। ठीक है, पेशेंट के पास हक होता है कि वो उसको सब जानना, लेकिन अपने इंडिया में डॉक्टर सब बताते नहीं है क्योंकि पेशेंट भी इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, है ना। तो ये याद रखना, ये बेसिक बात थी, मैंने आपको बता दिया। एक और डिजीज लिखो आप, पेरिकार्डियल टेम्पोनेट। पेरिकार्डियल टेम्पोनेट, ये क्या होता है? ये होता है कि अगर एक्सेस फ्लूइड सिक्रीशन हो जाता है, अगर सिक्रीशन बोलो या प्रोडक्शन बोलो, तो ये क्या करेगा, हार्ट रेट को सप्रेस कर देगा। कॉजेज हार्ट हार्ट सप्रेशन, या तो हार्ट रेट को सप्रेशन कर देगा। तो एक चीज समझो कि पेरिकार्डियल टेम्पोनेट किसको बोलते हैं? पेरिकार्डियम में सिक्रीशन ज्यादा हो गया और उसकी वजह से जो हार्ट को सप्रेशन होता है उसको अपन बोलते हैं पेरिकार्डियल टेम्पोनेट। ओके, तो यहाँ तक अपन ने बहुत सारी चीजों को कवर किया है। एक और चीज कवर करनी है, वैसे तो अपने को बहुत सारी चीजें कवर करनी है, आज का सेशन थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, तो प्लीज बने रहिएगा। ठीक है, अब अपन, मैंने आपको ये बता दिया, फिर से एक बार आते हैं, कवरिंग ऑफ हार्ट मैंने आपको बता दी। कवरिंग में बहुत सारा टाइम ले लिया अपन ने, कोई बात नहीं। कवरिंग के बाद अब हेडिंग डालो, एक्सटर्नल व्यू ऑफ ह्यूमन हार्ट। एक्सटर्नल व्यू ऑफ ह्यूमन हार्ट। ये क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझो। ठीक है, एक बढ़िया सा डायग्राम ला के रख दिया है अपन ने यहाँ पे। अब इसको समझते हैं, ये होता क्या है। हार्ट आपका बाहर से ऐसे दिखता है। ओके, मेहनत करके बनाया है तो देखना इसको अच्छे से। तो हार्ट को बाहर से देखने पे आपको हार्ट पे कुछ सल्कस दिखेंगी, यानी कि कुछ गहराइयाँ दिखेगी, जैसे गटर होती है ना वैसी चीजें दिखेगी। जैसे कि यहाँ पे एक सल्कस दिखेगा, है ना, यहाँ पे एक सल्कस दिखेगा आपको, फिर यहाँ पे एक सल्कस दिखेगा, यहाँ पे अभी बनाया नहीं है लेकिन यहाँ पे एक सल्कस दिख सकता है, यहाँ पे दिखेगा। तो ये सारे सल्कस क्या है? तो सल्कस वो पार्ट है जहां से हार्ट अंदर से डिवाइड होगा ना, बाहर इंप्रेशन रह जाती है, तो उसको अपन बोलते हैं सल्कस। ठीक है, तो पहले ये बात पता चल गई। दूसरा, आप देखो हार्ट में कुछ वेसल बाहर आ रही है, कुछ अंदर जा रही है। जो भी वेसल ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड भूल जाना, जो भी वेसल हार्ट को मतलब हार्ट के अंदर जाती है वो क्या होगी? वेन्स होगी। और जो बाहर निकल रही है वो क्या होगी? आर्टरी होगी। एक चीज आज मान लो, समझ लो, जो करना हो वो कर लो। जो भी वेसल हार्ट के अंदर घुस रही है उसको वेन्स बोलेंगे, जो बाहर निकल रही है उसको क्या बोलेंगे? आर्टरी बोलेंगे। ओके, चलो, तो मैं नोमेनक्लेचर शुरू करने जा रहा हूँ यहाँ पहले से, उसको समझना। एक वेसल यहाँ पे दिख रही है, जो ये यहाँ पे आप देखोगे ना पीछे की ओर, तो यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम आपको दिखेगा। क्या दिखेगा? लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में से कुछ बाहर आ रहा है, दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? अच्छा, अब मेरे को, सॉरी, लेफ्ट एट्रियम में से कुछ बाहर नहीं आ रहा है, अब ध्यान से समझना। लेफ्ट एट्रियम में कुछ एंटर कर रहा है, ये सारी चीजें, ये वेसल दिख रही है, ये दो और ये दो, ये लेफ्ट एट्रियम में एंटर करेगी, एंटर कर रही है। अब मेरे को एक बात बताओ कि जो भी मैंने आपको क्या बताया अभी, जो भी चीज लेफ्ट हार्ट में एंटर करती है उसको अपन वेन्स बोलते हैं। तो ये भी एंटर कर रही है, और जो एंटर कर रही है वो सब मैंने ब्लू से दिखाया, ठीक है। तो लेफ्ट एंट्रियम में यहाँ से दो वेसल और यहाँ से दो वेसल एंटर करती है। ये छोटी छोटी जो बनाई ये बड़ी वाली नहीं, हाँ, इसको भूल जाना। ये छोटी छोटी जो मैंने बनाई है वो, ठीक है, ये वाली दे और ये वाली दे, ये दोनों एंटर करती है, तो इसको बोला जाता है पल्मोनरी वेन्स। ऐसा क्यों बोला गया, ध्यान से समझना। पहली बात तो ये आती है लंग के पास से आती है और राइट एट्रियम में खाली होती है। ये पीछे से आएगी और राइट एट्रियम में ऐसे खाली होगी। कहाँ से आती है? लंग के पास से। अगर कोई बंदा लंग के पास से आ रहा है तो वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। तो ये एक्सेप्शनल वेन्स है कि जिनके पास क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है।
तो पहले तो इनका नाम लिखो, इन दोनों का नाम क्या है, पल्मोनरी वेन, और उसमें ये कौन से साइड पे आ रही है, लेफ्ट साइड पे, तो इनको बोलो लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, पानी पी लो पहले, आराम से समझते हैं ऐसा क्यों हुआ। लंग को अपन बोलते हैं पल्मो, है ना। पल्मो कहीं पे शब्द आता है तो वो चीज लंग से रिलेटेड होती है। इसका मतलब ये हुआ कि पल्मोनरी जो वेन्स है वो कहाँ से आ रही है, लंग से आ रही है। आ रही है कैसे पता चला, मैंने बोला जो भी चीज हार्ट के अंदर जाएगी उसको वेन्स बोलेंगे, मतलब वेन्स है मतलब हार्ट के अंदर जा रही होगी। और आ कहाँ से रही है, लंग से आ रही है। अगर लंग से आ रही है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगी, तो इसका मतलब हुआ इसको बोलेंगे पल्मोनरी वेन। और ये एकमात्र ऐसी वेन्स होती है, नॉर्मली सारी वेन्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन ये एकमात्र ऐसी वेन है जिसके पास कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अच्छा, लेफ्ट साइड पे है तो वैसी की वैसी राइट साइड पे होगी, तो इसको बोल दो राइट पल्मोनरी, राइट पल्मोनरी वेन्स। समझ में आ गया, लेफ्ट और राइट में कोई दिक्कत वाली बात। ओके, अब मेरे को एक बात बताओ कि और कुछ एंटर हो रहा है। मैंने बताया जो ब्लू वाला है वो सब एंटर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये देखो, ये यहाँ पे देखो, ये एक बड़ी वेसल आ रही है, वो राइट एट्रिया में एंटर हो रही है। ये लेफ्ट एट्रिया था, ये राइट एट्रिया, राइट एट्रिया में एंटर हो रही है। तो जो भी वेसल, याद रखना, इसको बोलेंगे, ये दोनों है ना वो सिस्टमिक वेन है। सिस्टमिक वेन क्यों, क्योंकि ये ऑर्गन के पास से आ रही है। और इनका खास नाम होता है क्योंकि ये ऊपर से आ रही है तो इसको बोलेंगे अपर सुपीरियर वेना कावा, और ये नीचे से आ रही है इसलिए इसको बोलेंगे इंफीरियर वेना कावा। और दोनों किस में आएगी, राइट एट्रियम में आएगी। पहले तो इसका नाम लिखो, मैं हर चैम्बर को आपको ड्रॉ करके बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए लिख लो सुपीरियर वेना कावा। कौन है, ये सुपीरियर वेना कावा है। और उसी तरीके से ये कौन सी है, इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, इसको वेना कावा बोला क्योंकि ये बड़ी वेन्स होती है, बड़ी वेन्स को बोलते हैं वेना कावा, ऐसे नाम देते हैं ना, वेना कावा। कोई बात नहीं। अच्छा, अब हार्ट से जो बाहर निकलता है उसको अपन आर्टरी बोलते हैं। ओके, मेरे को ये बताओ, ये आपका वेंट्रिकल है, कौन सा वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल है। कौन सा है, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से जो बाहर निकल रहा है, अगर आपने, सॉरी, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, हाँ मैं भूल जा रहा हूँ, ये याद रखना, ऐसे बना दो, ये लेफ्ट साइड होती है, ये राइट साइड होती है। तो ये वेंट्रिकल जो है आगे की ओर जो पूरा दिखता है वो कौन सा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है आपका। ओके, अब ये समझो कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल से कुछ वेसल बाहर निकल रही है, मतलब एक बात तो पक्की है कि आर्टरी है क्योंकि बाहर निकल रही है। अब मेरे को एक बात बताओ कि लेफ्ट में आपने कैसा ब्लड दिया था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया था, क्योंकि ये पल्मोनरी वेन्स है, मतलब आई है हार्ट में, आई कहाँ से है, लंग्स में, लंग्स में से आई है हार्ट में आई है, मतलब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर आपने लेफ्ट वाले एट्रिया में ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया है तो लेफ्ट एट्रिया खाली किस में होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में खाली होता है। ठीक है, अगर ये लेफ्ट आपका एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल में खाली हो रहा है तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही देगा। इसको और अच्छे से मैं समझाऊंगा, अभी के लिए सिर्फ याद रखो। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत किसको होती है, बॉडी को जरूरत होती है। तो ये जो है ना आपकी, वो बॉडी को सप्लाई करेगी। किसको सप्लाई करेगी, बॉडी को सप्लाई करेगी। ठीक है, तो एक्चुअली ये इधर से आती है, इसको ऐसे आती है, और ये जो आर्च ऑफ अयोटा होता है ना वो लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो वेसल निकलती है उसको अपन बोलते हैं आर्च ऑफ अयोटा। इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, और यहाँ से आर्च ऑफ अयोटा बाहर निकलेगा। तो ये है आपका आर्च ऑफ अयोटा, याद रखना, इस पूरे को बोलते हैं आर्च ऑफ अयोटा। तो पहले तो इसको मैं लिख लेता हूँ आर्च ऑफ अयोटा। अभी के लिए सिर्फ नाम याद रख लो, कौन कहाँ से निकलता है मैं आपको फिर से बताऊंगा। अब क्या होता है कि बचपन में जब बच्चा, चलो बचपन को छोड़ो, फिर राइट साइड ऑफ हार्ट जो होता है उस पे आ जाता है फिर से। देखो, ये राइट एट्रिया था, राइट एट्रिया में आपने क्या किया था, बॉडी में से ब्लड आए होंगे, और बॉडी में से कैसा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। तो राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास ले जाएगा, लंग्स के पास ले जाएगा। ठीक है, तो लंग्स के पास जो वेसल ले जाते हैं उसको बोलते हैं अपन पल्मोनरी आर्टरी।
इसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। और ये कौन से वाली साइड पे है? लेफ्ट है, तो इसको बोलेंगे लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। और इसको बोलेंगे अपन राइट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, फिर से समझना। आर्टरी इसलिए बोला क्योंकि ये बाहर निकल रही है, और ये पल्मोनरी यानी कि अब ये किसके पास जाएगी? लंग के पास जाएगी। लंग के पास क्यों जाएगी? क्योंकि भाई लेफ्ट राइट वाले पार्ट में अपन ने कैसा ब्लड दिया है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया, तो ये लंग के पास लेके जाएगी, लंग उसको क्या करेगा? क्लियर करेगा, और क्लियर करके वापस देगा। तो ये एकमात्र ऐसी आर्टरीज होती है, पल्मोनरी आर्टरीज ऐसी होती है कि जिनके पास कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। नॉर्मली जो अपने पास आर्टरीज होती है उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इतना समझ में आया? ओके, तो देखो आर्च ऑफ अयोटा समझ में आ गया। अब एक यहाँ पे सिर्फ नाम के लिए आप याद रख लो, ये कुछ काम का नहीं है, लेकिन आर्च ऑफ अयोटा को जो पल्मोनरी से एक फाइब्रस यहाँ पे एक जॉइंट होता है, लिगामेंट होता है, इसको बोलते हैं लिगामेंटम आर्ट्रियोसम। क्या बोलते हैं? इसका मैं मतलब समझाऊंगा आपको। लिगामेंटम आर्ट्रियोसम। ठीक है, अभी के लिए याद रख लो, कोई बात नहीं। ये वाला कौन सा चैम्बर था? लेफ्ट एट्रिया। ठीक है, यहाँ पे मैं इस तरीके से वो बना देता हूँ। ये वाला जो चैम्बर है इसको बोलेंगे अपन लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ओके, अच्छा, ये देखो, ये ट्रंक जैसा दिख रहा है आपको पूरा। ट्रंप नहीं, ट्रंक। ये पूरा ट्रंक है। ये एक इतना पार्ट जो है ना, कहाँ गया? इतना पार्ट आप देखो तो ये ट्रंक दिख रहा है आपको, और वहां से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है। तो जिस ट्रंक से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है उसको बोला जाता है पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक बोला जाता है इसको। इसको ये ब्लैक से मैं डिनोट कर देता हूँ। इसको बोला जाता है पल्मोनरी ट्रंक। ठीक है, दिखेगा? ओके। अब मेरे को एक बात बताओ, पल्मोनरी ट्रंक समझ में आ गया? ये आपको मैंने बीच बीच में कुछ आर्टरी बनाई है, देखो ये आर्टरी है ना, ऐसे आर्टरी के डिवीजन बनाए हैं। तो ऐसी आर्टरी जो हार्ट को खुद को सप्लाई करते हैं ना, उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। खुद हार्ट को सप्लाई करने वाली आर्टरी को क्या बोलते हैं? कोरोनरी आर्टरी। जो आर्टरीज राइट साइड पे सप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी। जो लेफ्ट साइड पे सप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो यहाँ पे ये राइट पे जो सप्लाई करते हैं इनको मैंने क्या बोल दिया? राइट कोरोनरी आर्टरी। और जो लेफ्ट साइड पे सप्लाई करती है उसको मैंने क्या बोल दिया? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। समझ में आ गया? अच्छा, ये आर्च ऑफ अयोटा जो होता है ना, वो जहां से अराइज होता है ना, उसको बोलते हैं अपन असेंडिंग पार्ट ऑफ अयोटा। क्या बोलते हैं उसको? असेंडिंग पार्ट ऑफ अयोटा। तो जहां से ये ऊपर उठता है, यानी कि जहां से ये शुरू होता है, इसको ऐसा बोला जाता है, इसको ऐसा बोला जाता है असेंडिंग अयोटा। फिर आता है आर्च ऑफ अयोटा। और जहां से नीचे उतरता है, ये देखो पीछे से नीचे आया, पीछे से होके नीचे आया, तो इसको बोला जाएगा डिसेंडिंग अयोटा। क्या बोला जाएगा? डिसेंडिंग अयोटा। हाँ, अब मेरे को एक बात बताओ, ये सल्कस का भी तो कुछ नाम होगा, ऐसे सल्कस जो बने पड़े हैं उसका भी तो कुछ नाम होगा। तो ऐसे सल्कस याद रखना, ऐसे सल्कस जो एट्रियम और वेंट्रिकल को अलग करते हैं उसको बोला जाता है क्या? एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस बोलते हैं। ठीक है, सल्कस में अभी नहीं लिखवा रहा हूँ, लेकिन आप याद रखना, एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस होता है। दो वेंट्रिकल्स को अलग करते हैं उनको बोला जाता है इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस, और क्योंकि ये आगे की तरफ है तो इसको बोला जाएगा एंटेरियर इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस। ठीक है, सल्कस बोला जाता है। तो ये एक्सटर्नल व्यू ऑफ हार्ट आपको याद रखना है। ओके, ओके। अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी बॉडी में जो टिश्यू होता है ना, वो पेरिकार्डियम यानी कि फाइब्रस टिश्यू से क्या होता है? वो कवर्ड होता है। लेकिन एक दिक्कत है वहां पे। दिक्कत क्या है? एक समझना कि ये पेरिकार्डियम उसको सपोर्ट करता है, लेकिन कोई भी टिश्यू को सपोर्ट करने के लिए फैट चाहिए।
इसीलिए डाइटिंग, एक्सेसिव डाइटिंग कभी नहीं करनी चाहिए, एक्सेसिव जिम कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारा फैट अगर खत्म हो जाएगा ना तो ऑर्गन डिसबैलेंस हो जाएंगे। कुछ अमाउंट ऑफ गुड फैट अपने बॉडी में ज़रूरी है। इंडियन डाइट इस तरीके से बनी है, वो प्रोटीनियस डाइट को फॉलो नहीं करना है, ठीक है। हाई प्रोटीन डाइट एंड हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, कुछ भी अति होगा ना आपके बॉडी में कैंसर कर सकता है। आप देखना जब आप ऑन्कोलॉजी पढ़ोगे मेडिकल में जाके, तो हाई प्रोटीन डाइट भी कैंसर कर सकती है। क्यों? फाइबर ही नहीं है आपके पास, सिर्फ प्रोटीन लेके क्या करोगे। तो याद रखना कि फैट जो होता है ना वो जरूरी होता है। हाँ, गुड फैट ज़रूरी होता है, वो बॉडी में सपोर्ट का काम करता है, कुशन का काम करता है ऑर्गन के आसपास, इंसुलेशन का काम करता है। पतले लोगों को ठंडी कितनी बहुत ज़्यादा लगती है, ऑर्गन काम करने बंद हो जाएंगे, है ना। फैट बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड होता है, तो गुड अमाउंट ऑफ फैट चाहिए। हाँ, एक्सेसिव फैट है, फैटी लिवर हो रहा है, फैटी आपकी जो बेली है वो फैटी दिख रही है, तो वो दिक्कत वाली बात है, लेकिन गुड अमाउंट ऑफ फैट अपने को चाहिए। तो याद रखना, एंटायर जो हार्ट होता है ना, यानी कि पूरा पूरा हार्ट कवरिंग के साथ, है ना। ऐसा नहीं कि फिर कवरिंग आप भूल गए, नहीं, पूरा हार्ट हो गया, कवरिंग लगा दी, उसके बाद अपने हार्ट पकड़ा और फिर बॉडी में रखा, तो दैट इज कवर्ड बाय एपिकार्डियल फैट। एपिकार्डियल फैट, और ये जो एपिकार्डियल फैट होता है, ये कहीं ना कहीं इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है ना। ये क्या करता है, कुशन का काम करता है। लिखना हो तो लिख लेना कुशन, मेरे को स्पेलिंग नहीं आती तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। कुशन का काम करता है, ओके। चलो, एक लिखो पेरिकार्डियम, जो फ्लूइड होता है वो प्रोटेक्ट करता है, शॉक एब्जॉर्बर और ये सब काम करता है, ओके। ये अपन ने अभी तक जो मैंने बातें बताई वहां से अपन समझे। अब एक्सटर्नल व्यू ऑफ हार्ट में इतना सब समझ में है। लिखो, एक्सटर्नली हार्ट डिफरेंशिएटेड बाय सल्कस। एक्सटर्नली हार्ट डिफरेंशिएटेड बाय सल्कस। अच्छा, सल्कस से कैसे? तो मैंने आपको बताया कि बाहर से जब आपको डिटरमाइन करना है हार्ट को, तब आप सल्कस से करेंगे, ठीक है। और सल्कस के पास क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी होती है। तो लिखो, कोरोनरी आर्टरीज रिसाइड्स इन, या तो रेस्ट इन सल्कस। कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो कहाँ पड़ी होगी, सल्कस में होगी। तो जब बाहर से आप देखते हो तो सल्कस होता है। अब कैसे सल्कस होता है मैं आपको बताता हूँ। अब जब भी अपना अब हार्ट बनाएंगे ना, तो ऐसे बक्से के फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है। अब जब भी हार्ट बनाएंगे तो ऐसे बक्से के फॉर्म में बनेंगे। बक्से के फॉर्म में कैसे बनेंगे मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से ये हार्ट हो गया अपना, ठीक है। हार्ट में एक चीज समझना, ये वाली जो साइड होती है वो राइट होती है, ये वाली साइड लेफ्ट होती है। हर बार नहीं बताऊंगा। ये राइट एट्रिया है, ये लेफ्ट एट्रिया है, ठीक है। ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। एक्चुअल सिनारियो ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल सिनारियो जब आप देखोगे तब आपको पता चलेगा कि राइट एट्रिया के बाजू में लेफ्ट वेंट्रिकल आता है। जब आप रियल हार्ट में आप पकड़ोगे ना हाथ में और उसको एनाटॉमिकल पोजीशन में रखोगे, तब आपको पता चलेगा कि ये तो ये सेट किया हुआ है कि राइट एट्रिया के बाजू में लेफ्ट एट्रिया आता है, राइट वेंट्रिकल के बाजू में लेफ्ट वेंट्रिकल आता है। अब एक चीज समझना कि ये जो सल्कस होता है इसको बोला जाता है इंटर एट्रियल सल्कस, और इसको बोला जाता है इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस, ओके। और ये वाले दोनों सल्कस जो होते हैं इनको बोला जाता है, ध्यान से समझना, एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस। तो ये सल्कस होते हैं। सल्कस क्या करते हैं, बाहर से डिटरमाइन कर सकते हैं सल्कस को देख के कि ये एट्रिया और वेंट्रिकल को अलग करता है। ये बाहर से अपन इसको देख के बता सकते हैं कि अपन एट्रिया और वेंट्रिकल को अलग कर सकते हैं। इतना समझ में आया? अच्छा, ब्लड सर्कुलेशन ऑफ हार्ट समझते हैं कि भाई बाहर का सर्कुलेशन तो समझेंगे, लेकिन हार्ट को कौन सप्लाई करता है। तो लिखो, ब्लड सर्कुलेशन ऑफ हार्ट।
यानी कि हार्ट को कौन सप्लाई करता है, तो हार्ट को सप्लाई करता है, उसको बोलते हैं अपन कोरोनरी आर्टरीज, ये सप्लाई करती है। इसमें कौन सी होती है, तो राइट एंड लेफ्ट होती है। ये डिटेल में मेडिकल में पढ़ना, अभी के लिए याद रख लो, राइट एंड लेफ्ट होती है। ठीक है, कैसे होती है, तो लिखो, सबसे पहले अयोटा होता है, अयोटा बनाता है कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी आगे जाके बनाती, मतलब कैपिलरीज बनाएगी और फिर वो फ्यूज हो जाएगी कोरोनरी वेन्स में। हाँ, अब वो वेन्स जो होता है ना, हमेशा याद रखना कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा अपने राइट एट्रिया को देना है। तो वेन्स जो होगी वो राइट एट्रियम में खुलेगी। आरए का मतलब याद रखने ला, हाँ, राइट एट्रियम। और ये किसके थ्रू खुलती है, थ्रू साइनसिस होते हैं कुछ, जिनको बोलते हैं कोरोनरी साइनस, है ना। ये याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। राइट एट्रिया में से ब्लड कहाँ पे आएगा, राइट वेंट्रिकल में आएगा। राइट वेंट्रिकल से आपको पता है किसके पास जाता है, लंग्स के पास जाता है। कैसे जाता है, जो भी चीज हार्ट को छोड़ती है उसको आर्टरी बोलते हैं। तो कौन सी, ये लंग्स के पास जा रही है तो कौन सी आर्टरी होगी, पल्मोनरी आर्टरी। ये वन ऑफ द आर्टरी होती है जिसके पास कौन सा होता है, डीऑक्सीजन, ओनली ओनली वाली आर्टरी होती है जिसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अच्छा, लंग से फिर कहाँ पे आएगा, हार्ट में आने के लिए क्या चाहिए, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, क्योंकि जो भी चीज हार्ट में जाती है उसको वेन बोलते हैं। ये पल्मोनरी वेन हो गई, और वेन से लेफ्ट एट्रिया, और लेफ्ट एट्रिया के थ्रू फिर वापस से अयोटा। तो ये वाला जो सर्कुलेशन होता है इसको बोलते हैं सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन ऑफ हार्ट बोलते हैं। ये याद रखना है, कभी कभी ये पूछ लेते हैं। तो एक्सटर्नल व्यू यहाँ पे खत्म हो जाता है, अब शुरू होता है इंटरनल व्यू। ये व्यू का स्पेलिंग कब से गलत लिख रहा है, ऑफ हार्ट। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है अपने को, किसका, हार्ट का देखना है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं कि अंदर से हार्ट कैसा होता है। तो ध्यान से समझना कि अंदर से हार्ट कैसा होता है, इसके लिए मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो अंदर के स्ट्रक्चर के लिए लिखो, ये आपका हार्ट है। मैंने बताया था कि हार्ट अब ऐसे ही बनाएंगे अपन, से एलोंगेटेड बनाएंगे। ठीक है, और इसको रोटेट नहीं कर सकते। हाँ, तो हार्ट ऐसे बना दिया, कोई बात नहीं। और यहाँ से, हे भगवान, यहाँ से इस तरीके से अपन इसको डिवाइड कर देते हैं। अब बाहर से तो आप इसको देख सकते हैं, लेकिन अभी अंदर से देख रहे हैं। तो ये है आपका लेफ्ट एट्रियम, ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है आपका राइट वेंट्रिकल, और ये है आपका राइट एट्रियम। ओके, अब पहले से जैसे ही मैंने हार्ट को सेक्शन किया, डायसेक्शन किया, और उसको अपने लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन में या क्रॉस सेक्शन में जैसे ही काट रहे अपन, तो पहले मैंने ओपन कर दिया, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन में काटा, ताकि मैं उसको देख पाऊँ। तो मैंने क्या देखा कि राइट एट्रिया है ना, वो बड़ा दिखता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट एट्रिया से। ओके, और फिर दूसरा मेरे को पता चला कि भाई लेफ्ट वेंट्रिकल है वो मेरे को बड़ा दिखता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट, सॉरी, राइट वेंट्रिकल से। तो वेंट्रिकल में सबसे कौन बड़ा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल बड़ा होता है, और एट्रिया में राइट एट्रिया सबसे बड़ा होता है। एंड ऑल ओवर ऐसा बोला जाता है, एक चीज समझना, ऑल ओवर ऐसा बोला जाता है कि वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो एट्रिया से बड़े होते हैं। यानी कि यहाँ पे लिख दो, वेंट्रिकल्स इज ग्रेटर देन एट्रिया। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई वेंट्रिकल्स को कहीं ना कहीं हार्ट से बाहर पंप करना होता है, तो वो बड़े होंगे क्योंकि उनके पास मस्कुलर लेयर ज्यादा होंगे। तो इससे आप पूरा वो बना सकते हो, लेफ्ट वेंट्रिकल इज ग्रेटर देन राइट वेंट्रिकल इज ग्रेटर देन राइट एट्रिया इज ग्रेटर देन लेफ्ट एट्रिया, ऐसा बना सकते हो पूरा। ठीक है, कोई बात नहीं, बना देना।
दूसरा मैंने देखा कि भाई अंदर से जो सारे के सारे जो चैम्बर्स है ना, वो एक सेप्टा से डिवाइड होते हैं। किससे डिवाइड होते हैं? सेप्टा से डिवाइड होते हैं। अब ऐसा क्यों? ध्यान से समझते हैं। मान लो ये मैंने आप फिर से लिख लिया, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो एक ध्यान से समझना कि दोनों एट्रिया या दोनों वेंट्रिकल, जब दो सेम चीजें होती है ना, वो किससे डिवाइड होती है? मान लो कि मैं ये बताता हूँ कि ये दो एट्रिया है और दो वेंट्रिकल्स है, सेम सेम कंपार्टमेंट होते हैं, वो सेपरेट होते हैं बाय मस्क्यूलर लेयर। तो इनके बीच का जो सेप्टम होता है वो कौन सा होता है? मस्क्यूलर सेप्टम होता है। याद रहेगा आपको? देखो, दो एट्रिया होते हैं ना, एट्रिया के बीच का जो सेप्टम होता है, दो एट्रिया के बीच का सेप्टम, उसको बोलता है इंटर एट्रियम सेप्टम। इंटर एंट्रियम, एट्रियम बोलते हैं, या तो ऑरिकुलर सेप्टम भी बोलते हैं, सेप्टम। और ये बना होता है किससे? मसल से बना होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कि भाई ये मस्कुलर सेप्टम है। ये एक बार पूछा हुआ है नीट में, याद रखना। और उसी तरीके से सेम जो दो वेंट्रिकल्स होते हैं ना, उनके बीच का जो सेप्टम होता है उसको बोलते हैं अपन इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है, ये भी मस्कुलर होता है। तो जो दो सेम सेम चीज को डिवाइड करती है, दो एट्रिया को डिवाइड करता है, दो वेंट्रिकुलर को डिवाइड करता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? मस्कुलर सेप्टम होता है वो। ओके। सेम उसी तरीके से जब मैं बात कर रहा हूँ कि एट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच का जो सेप्टम होता है ना, वो फाइब्रस होता है। हाँ, वो याद रखना, वो कैसा होता है? फाइब्रस होता है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, फिर से ध्यान से समझना, ये है एट्रियो वेंट्रिकुलर, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। और ये कैसे नेचर का है? फाइब्रस नेचर का देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है? दो एट्रिया है, दो वेंट्रिकल है, उसके बीच का मस्कुलर सेप्टम होता है, और एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम जो होता है वो कैसा होता है? फाइब्रस होता है। दूसरी एक ऐसी चीज देखी गई कि दो एट्रिया के बीच में अपने को एक फोसा मिलता है। फोसा मतलब गड्ढे जैसा मिलता है ना? आर पार नहीं खुलता है, वो इंप्रेशन मिलते हैं, जैसे दीवार पे से कैसे प्लास्टर उखड़ जाता है, हाँ वैसा ही कुछ यहाँ पे गड्ढे जैसा दिखता है। इसको बोला जाता है फोसा ओवालिस। जब भी आपको कुछ ऐसा गड्ढे जैसा दिखे ना, इंप्रेशन दिखे, तो उसको बोलते हैं अपन फोसा, बोलते हैं बायोलॉजी में। और इसको बोला जाता है फोसा ओवालिस। क्या बोलते हैं इसको? फोसा ओवालिस। अब ये फोसा ओवालिस होता क्या है, तो इसको समझते हैं कि जब तक बर्थ नहीं हुआ था ना बेटा, बर्थ नहीं हुआ था तब तक क्या था कि ये ओपन थे दोनों। हाँ, ये दोनों राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया जो होते हैं ना, वो ओपन होते हैं, मिक्स्ड सर्कुलेशन होता है। लेकिन बर्थ होने के बाद अपने को डबल सर्कुलेशन चाहिए, तो तब ऐसा हुआ कि तब इस कोसा, सॉरी, ये जो ओपनिंग थी इसको क्लोज कर दी। लेकिन अब सीधी सी बात है, जैसे रास्ते पे गड्ढे होते हैं और अब उसको पूरते हो तो कैसा कुछ इंप्रेशन रह जाती है। उसी तरीके से इस जो ओपनिंग को जब पूरा गया तो यहाँ पे कुछ इंप्रेशन रह गए, और उस इंप्रेशन को बोलते हैं अपन फोसा। और क्योंकि ये फोसा जो है, वो पहले जो फोरामेन था उसको बोला जाता था फोरामेन ओवाले बोला जाता था, तो इसीलिए इस फोसा को क्या बोल दिया? फोसा ओवालिस बोल दिया। तो लिखो, फोसा ओवालिस में आपको लिखना हो तो लिख सकते हो कि बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ एन ओपनिंग present in इंटर एट्रियम, या इंटर ऑरिकुलर भी लिख सकते हो, एट्रियम सेप्टा, एंड दैट ओपनिंग नोन एज फोरामेन ओवाले। क्या बोलते थे उसको? फोरामेन ओवाले। देखो, कहीं पे भी बायोलॉजी में काना होगा ना, तो उसको अपन फोरामेन बोलते हैं। यानी कि एक प्लेट है और उसके उसमें काना पड़ दिया, तो जो ओपनिंग हो गई, एक प्लेट के आर पार जो ओपनिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? फोरामेन बोलते हैं। ये सारे वर्ड्स आप रटते जाना, काम में आएंगे। फोरामेन किसको बोलते हैं, फोसा किसको बोलते हैं, ये सब काम में आएंगे, ठीक है? तो याद रहेगा आपको, फोरामेन ओवाले। और दिस फोरामेन
क्लोज्ड आफ्टर बर्थ, दैट इज नोन एज फोसा ओवालिस। इसको फोसा ओवालिस बोलते हैं। इसके हाँ, इसका दूसरा भी नाम होता है, लेकिन अभी आपको कुछ याद नहीं रखना है उसका दूसरा नाम, मेडिकल में जाके पढ़ना। लेकिन ये फोसा ओवालिस इसलिए मैंने बता दिया कि एम्स में एक बार पूछ लिया था। और दूसरा, आजकल ये ऐसे सवाल पूछते हैं, आपको पता हो तो बर्थ कंट्रोल पे सवाल पूछे थे, फिर ट्विंस पे सवाल पूछे थे। एनसीईआरटी में दूर दूर तक नहीं दिए, और फिर एनसीईआरटी वाले आपके जो सस्ते कोचिंग वाले होते हैं वो फिर पता है ना क्या करते हैं, फिर बोल देते हैं कि कुछ नहीं होता बेटा, कुछ नहीं होता है। मार्क्स कम आते हैं ना, उनको दुख होता है। इसलिए पहले से सब पढ़ के जाओ, ठीक है। सब पता चल गया। सेम एट्रिया वेंट्रिकल जब सेम सेम होता है तो वो मस्कुलर लेयर होता है, और डिफरेंट डिफरेंट होता है तो वो कौन सा होता है, फाइब्रस लेयर होता है। ओपनिंग को अपन क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवाले। जब पूरी वो उसको पूर देते तो वो क्या बन जाता है, फोसा बन जाता है, उसको बोलते हैं फोसा ओवालिस। एक और मैंने आपको अटैचमेंट पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, मैंने आपको क्या बताया था कि मान लो ये आपकी आर्च ऑफ अयोटा है, याद रखना, ये आपकी आर्च ऑफ अयोटा है, और यहाँ पे सारी वेन्स होती है ना, वो सिफेलिक और सब क्लेवियन और वो सब अभी आपको नहीं पढ़ना है। और आर्च ऑफ अयोटा के पास से अगर आपको याद हो तो पल्मोनरी ट्रंक होती है यहाँ पे, ये पल्मोनरी ट्रंक है यहाँ पे, ठीक है। और पल्मोनरी ट्रंक में से आपको याद हो तो पल्मोनरी वेन्स निकलती है इस तरीके से। अब क्या हुआ कि बिफोर बर्थ यहाँ पे भी देर इज अ ओपनिंग, देर इज एन ओपनिंग प्रेजेंट बिटवीन, किन दोनों के बीच में थी, पल्मोनरी आर्टरी, और दूसरा कौन है आपका, कौन सा ट्रंक है, ध्यान, पल्मोनरी आर्टरी और दूसरा अयोटा है ना, बिटवीन अयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ पे ओपनिंग प्रेजेंट थी, और इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं, याद रखना, वेसल को अपन नॉर्मली क्या बोलते हैं, डक्ट बोलते हैं, तो इसको बोल दिया था डक्टस आर्टेरियोसस, आर्टेरियोस या तो आर्टेरियोसस है ना, डक्टस आर्टेरियोसस बोलते थे इसको। लेकिन आफ्टर बर्थ बर्थ इसकी भी जरूरत नहीं रही, तो इसको पूर दिया, और पूर दिया तो यहाँ पे लिगामेंट जैसा बन गया, फाइब्रस टिश्यू बन गई। तो एंड आफ्टर बर्थ इट क्लोज्ड, इट क्लोजेस टू मेक अ फाइब्रस लिगामेंट, और उस लिगामेंट को बोला जाता है लिगामेंटम आर्टरियोसम। क्या बोला जाता है उसको, लिगामेंटम आर्टरियोसम, ठीक है। तो ये यहाँ तक अपन ने क्या पढ़ा, इनर जो वे था वो पढ़ा। हाँ, एक लास्ट चीज पढ़नी है, 10 मिनट का बाकी है, 10 मिनट के लिए आप शांत हो जाओ, तो 10 मिनट में अपन नेक्स्ट चीज कवर करवा देता हूँ, इनलेट्स एंड आउटलेट्स ऑफ चैम्बर्स। लास्ट चीज है, ठीक है, इसके बाद खत्म, 10 मिनट। इनलेट्स एंड आउटलेट्स ऑफ चैम्बर्स, यानी कि कौन से चैम्बर में कौन सी ओपनिंग होती है वो आपको याद रखना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा राइट एट्रियम। आपको इधर से याद रखना है, ठीक है। ये था आपका राइट एट्रियम, ये था लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट में आपको याद हो तो यहाँ ऊपर कौन सा, सुपीरियर वेना कावा। राइट में नीचे है ना, वो अपन दिखाते हैं यहाँ पे, लेकिन वो ओपनिंग कहाँ पे होती है, राइट में होती है। तो वो पीछे से ओपनिंग होती है एक्चुअली, तो राइट में ओपनिंग होती है वो, हाँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये राइट एट्रियम यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये है राइट एट्रियम। इसमें सबसे पहले ओपनिंग जो होती है ये इनलेट्स है। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं इनलेट्स है ना ब्लू से बना देता हूँ, ताकि वो आपको पता चले कि वेन्स है, ठीक है। तो ये इनलेट्स मैंने कैसे बना दिए, ब्लू कलर से बना दिए, ठीक है।
ऊपर से जो आती है उसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, और नीचे से जो आती है उसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। और दूसरी एक ओपनिंग होती है, आपको याद हो तो कोरोनरी आर्टरीज जो ओपन ओपन होती है ना, वो कुछ एक स्पेस से होती है, उसको बोलते हैं अपन कोरोनरी साइनस। वो यहाँ पे ओपनिंग होती है, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे ओपनिंग होती है। तो ये देखो, ये कोरोनरी आर्टरी है ना, तो यहाँ साइनस के थ्रू यहाँ पे अंदर राइट एट्रियम में ओपन होती है। ठीक है, तो वो याद रखना है, कोरोनरी साइनस ओपनिंग होती है। तो इनलेट्स में कौन से इनलेट्स देखें? सुपीरियर वेना कावा, वेना कावा, और दूसरा देखा इंफीरियर वेना कावा। तो इंफीरियर वेना कावा, क्या कर रहा हूँ मैं, इंफीरियर वेना कावा। और तीसरा देखा अपन ने कोरोनरी साइनस। वेना कावा कहाँ से लाएगी? बॉडी से ब्लड लाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और कोरोनरी साइनस जो है वो कोरोनरी वेन्स से लाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आउटलेट कौन सा है? तो याद रखना, आउटलेट जो होता है वो यहाँ पे होता है। ठीक है, आउटलेट कहाँ पे होता है? यहाँ पे। ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लेके जाएगा। इसके नीचे क्या होगा? राइट वेंट्रिकल होगा। तो राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में ब्लड बाहर जाता है। राइट एट्रिया से बाहर जाएगा तो कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में जाएगा। तो ये जो होता है इसको बोला जाता है एवी फोरामेन, एट्रियो वेंट्रिकुलर फोरामेन। इसको बोलते हैं एवी फोरामेन। इसके थ्रू कहाँ जाएगा? राइट एट्रिया से कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। तो सेकंड बात कर लेते हैं राइट वेंट्रिकल की। राइट वेंट्रिकल में क्या बात करनी है? सिंपल सी बात है, ये राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, ऐसा। अभी मैंने बताया कि भाई अगर राइट एट्रिया से ब्लड निकलेगा तो कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में, थ्रू एवी फोरामेन। तो जो उसका आउटलेट है वो इसका क्या हो गया? इनलेट हो गया। तो यहाँ पे लिखो इनलेट। इनलेट में लिखना क्या? एवी फोरामेन। ओके। और आपको पता है ये हार्ट से अभी बाहर जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको राइट से बता रहा हूँ। तो वेंट्रिकल में तो आ गया। राइट वेंट्रिकल के पास कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और उसको पहले क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजनेटेड। तो वो किसके पास भेजेगा? लंग्स के पास भेजता है। और लंग्स के पास अगर वो भेज रहा है तो पहले तो हार्ट से बाहर जा रहा है तो वो आर्टरी है, और किसके पास जा रही है? लंग के पास जा रही है। तो कौन सी होगी? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। तो इनलेट तो हो गया, आउटलेट में लिखो क्या लिखना है? पल्मोनरी आर्टरी। एक्चुअली सीधा पल्मोनरी आर्टरी नहीं निकलती है, पल्मोनरी ट्रंक निकलता है, उसमें से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है। अब ब्लड किसके पास गया? लंग के पास गया। लंग में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हुआ, और ऑक्सीजनेटेड होके किसके पास आएगा? हार्ट के पास आएगा। और हार्ट के कौन से पार्ट के पास आएगा? 3 नंबर का पार्ट कौन सा है? लिखो, लेफ्ट एट्रियम। अच्छा, अब ये मैंने बना दिया यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम के पास जब आता है तो ब्लड आ रहा है, मतलब कौन लेके आ रहा होगा? वेन्स लेके आ रहा होगा। कहाँ से आ रहा है? लंग से आ रहा है, मतलब कौन लाएगा? पल्मोनरी वेन्स। और कितनी होती है? टोटल 4 होती है। 2 राइट होती है, 2 लेफ्ट होती है। तो ये क्या है? पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, राइट और लेफ्ट आप लिख लेना। तो इनलेट लिखो कौन है? पल्मोनरी वेन्स। ओके, और आउटलेट लिखो। अच्छा, एट्रिया से कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल में जाएगा। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये कहाँ जाएगा? अभी नीचे वेंट्रिकल होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे भी एवी फोरामेन होता है, इसको क्या बोलते हैं? एवी फोरामेन। एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में एवी फोरामेन। इसको आप राइट लेफ्ट लिख सकते हो, जैसे कि ये लेफ्ट एवी फोरामेन है। ठीक है, हाँ। तो इसके नीचे अब क्या आएगा? नंबर 4 में आएगा वेंट्रिकल। कौन सा आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में यहाँ पे बना देता हूँ। लेफ्ट वेंट्रिकल ने क्या किया? ये एवी फोरामेन था आपका,
इससे ब्लड अंदर लिया। अब इसके पास कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसको कहाँ पे देना है? पूरे बॉडी में देना है। और पूरे बॉडी में देने के लिए ये क्या करेगा? इसे बाहर निकालेगा, अयोटा के थ्रू बाहर निकलता है। तो इनलेट में तो वही आ जाएगा कि भाई इनलेट इसका क्या होगा? एट्रिया से इसमें आता है, तो जो एट्रिया का आउटलेट होगा वो इसका इनलेट हो जाएगा, और इसका इनलेट हो जाएगा क्या? ए बी फोरामेन। और क्योंकि ये बाहर जा रही है तो ये आर्टरी हो जाएगी, तो ये अयोटा होता है। ठीक है, तो आउटलेट में याद रखना इसके पास क्या होगा? अयोटा होगा। हाँ, अब एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ कि आज क्या क्या किया, ताकि आप कल देख के आना। भाई आज जो है वो मेजर पार्ट किया है अपन ने। ठीक है, मेजर पार्ट कैसे किया है मैं आपको बताता हूँ कि आज ऊपर वाला मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि पेरिकार्डियम। आप ऐसा करना कि दो पार्ट में पढ़ना। पहले आधा चैप्टर, सॉरी आज का लेक्चर है ना, वो 2 दिन में कवर करना। पहले आधा देख लेना, फिर आधा देख लेना, वरना चक्कर आ जाएंगे। देखो, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ना, वो हार्ट से बना होता है। मैंने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट बताया। और उसके बाद अपन ने आज जो है वो कवरिंग ऑफ हार्ट की बात की। कवरिंग ऑफ हार्ट में मैंने आपको पहले पेरिकार्डियम बताया। ये दिख रहा है आपको? पराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम को, दोनों को कलेक्टिवली बोलते हैं सीरस पेरिकार्डियम। तो आप यहाँ पे देखो, पेरिकार्डियम को पहले मैंने आउटर को फाइब्रस पेरिकार्डियम बोल दिया। उसके आसपास फैट होगा, वो फाइबर्स होंगे, तो इसलिए उसको बोल दिया फाइब्रस पेरिकार्डियम। उसके बाद इनर और मतलब जो पराइटल और विसरल को कलेक्टिवली क्या बोल दिया है अपन ने? सीरस पेरिकार्डियम। उसमें पराइटल में पहले फाइबर्स होते हैं, व्हाइट फाइब्रस डेंस इरेगुलर टिश्यू होते हैं, एरोलर टिश्यू होते हैं और मिजोथिलियम होते हैं। ओके, विसरल को अपन एपिकार्डियम बोलते हैं, और ये दोनों मिलके पेरिकार्डियल फ्लूइड का सिक्रीशन करते हैं। मायोकार्डियम में मैंने आपको क्या बोल दिया? कार्डियक मसल से और कनेक्टिव टिश्यू से बनता है। कार्डियक मसल खास तरीके के मसल है जिसके पास इंटरकैलेटेड डिस्क होती है, और उनके पास इंटरडिजिटेशन होता है ताकि फास्टर कंडक्शन हो उसके लिए। एक्सटर्नल व्यू, जो कि बहुत आपके लिए भयंकर हो गया होगा आज, लेकिन एक्सटर्नल व्यू में कुछ नहीं है। देखो, एक्सटर्नल व्यू में सल्कस है, तो सल्कस यहाँ पे बनाए हुए है। देखो सल्कस कैसे कैसे बनाए कि भाई दो एट्रिया के बीच में जो सल्कस होते हैं उसको इंटर एट्रियल सल्कस बोल देते हैं। दो वेंट्रिकल्स में हो तो उसको इंटर वेंट्रिकल बोलते हैं, और एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो हो उसको एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस बोलते हैं। सल्कस का क्या काम है? बाहर से अपन उसके चैम्बर को डेजिग्नेट कर पाए कि भाई ये डिफरेंशिएट कर पाए कि एट्रिया है, वेंट्रिकल है, इसके लिए होता है। सर्कुलेशन ऑफ हार्ट, तो हार्ट को कौन सप्लाई करता है? कोरोनरी आर्टरी। ये क्यों यहाँ पे पड़ा? क्योंकि सल्कस में ही कोरोनरी आर्टरी बैठती है। ठीक है, तो कोरोनरी आर्टरी भी राइट एंड लेफ्ट दो होती है। वो अयोटा से आती है, कोरोनरी आर्टरी रिसाइड करती है सल्कस में बैठ के जाती है। फिर वो यहाँ पे कैपिलरीज बनाएगी, आर्ट्रियोल्स बनाएगी, वो सब बनाएगी, और कोरोनरी वेन्स बनती है। ये फिर आप एक बार फिर से देख लेना सर्कुलेशन कैसा होता है। इनर व्यू में मैंने आपको क्या बताया? सबसे बड़े होते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके उससे छोटे होते हैं राइट वेंट्रिकल, उससे छोटा होता है राइट एट्रिया, और सबसे छोटा होता है लेफ्ट एट्रिया। वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल इसलिए बड़ा होता है क्योंकि उसको पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना होता है, ताकि उसके पास क्या होते हैं? मसल ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं? मसल्स सबसे ज्यादा होते हैं इसलिए। ठीक है, अच्छा, फिर मैंने आपको बताया कि दो एट्रिया के बीच में इंटर एट्रियल आपको सेप्टम दिखेगा, और इंटर ऑरिकुलर भी बोलते हैं इसको। इंटर ऑरिकुलर सेप्टम जो होता है वो मस्कुलर होता है। दो सेम सेम के बीच में जो होता है उसको अपन ने क्या बोला कि वो मस्कुलर सेप्टम होता है। कहाँ गया? ये रहा। ठीक है, मस्कुलर सेप्टम होता है। लेकिन दो एट्रिया के बीच में जो सेप्टम था, वहां पे पहले एम्ब्रियोनिक लाइफ में वहां पे क्या था? फोरामेन था, जिसको बोलते हैं अपन क्या? फोसा ओवालिस। फिर ऐसा नहीं बोलते कि भाई हार्ट, हृदय में कहाँ हो गई, मतलब हार्ट में छेद रह गया है। तो वो छेद ऐसा रह नहीं गया है एक्चुअली, मतलब ऐसा छेद बन नहीं जाता है, वो छेद पहले से होता है। लेकिन कई कई लोगों में वो छेद जो होता है वो फिल नहीं होता है, मतलब उसको भरा नहीं जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि फोसा ओवालिस जो है वो बन नहीं पाया है अच्छे से। फोसा ओवालिस क्या है? ऐसा फोसा है, आफ्टर फिलिंग ऑफ दैट फोरामेन जो भी रिजल्ट मिलता है उसको अपन फोसा ओवालिस बोलते हैं। उसी तरीके से डक्टस आर्टियोसस जो होता है वो किसके बीच में होता है? अयोटा के बीच में। और जो आपकी कौन सी होती है? कौन सी आर्टरी होती है? बोलो बोलो। आर्टरी होती है कि वेन्स होती है? पल्मोनरी आर्टरीज जो होती है, जो कि सप्लाई करती है लंग लंग की तरफ जाती है, ऑक्सीजनेट होने के लिए जो जाती है। तो वहाँ पे डक्टस आर्टरियोसस जो होता है वो पहले ओपनिंग होती है, लेकिन आफ्टर बर्थ वो भी फील हो जाती है, और वहाँ पे क्या हो जाता है? लिगामेंट बन जाता है, फाइब्रस लिगामेंट बन जाता है, उसको बोलते हैं अपन लिगामेंटम आर्टरियोसम। उसके बाद मैंने इनलेट्स एंड आउटलेट्स पढ़ाया आपको। इनलेट्स में आपने कुछ नहीं देखा है। इनलेट्स में राइट एट्रिया में क्या आएगा भाई? सुपीरियर वेना कवा आएगी, बॉडी से लेके आएगी। इंफीरियर वेना कवा नीचे वाले पार्ट, बॉडी के नीचे वाले जो भी पार्ट्स है वहाँ से इंफीरियर वेना कवा लेके आती है। और जो चेस्ट और चेस्ट के ऊपर वाले पार्ट्स होते हैं, यानी कि जो आपका थॉरेक्स और थॉरेक्स के ऊपर वाले पार्ट्स होते हैं, वहां से सुपीरियर वेना कावा लेके आती है। उसके अलावा कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो कोरोनरी सर्कस में, सॉरी कोरोनरी वेन्स जो होती है
वो वेन्स सल्कस में डाल देती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो राइट एट्रिया में ऐसे आता है। ठीक है, आउटलेट में मैंने आपको एक ही आउटलेट बताया, वो था एवी फोरामेन, एट्रियोवेंट्रिकुलर फोरामेन। तो राइट एट्रिया से वो फोरामेन कहाँ खुलेगा, राइट वेंट्रिकल में। तो दूसरा वेंट्रिकल पढ़ते हैं, तो जो उसके लिए आउटलेट था वो इसके लिए इनलेट बन गया, तो यहाँ से सीधा एवी फोरामेन के थ्रू अंदर आया। और क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो इसको कहाँ पे ले जाना पड़ेगा, लंग के पास ले जाना पड़ेगा, और लंग के पास ले जाएगा पल्मोनरी, और ले जा रहा है मतलब आर्टरी, तो पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो ये उसका आउटलेट हो गया। ओके, उसके बाद पूरा ब्लड घूम के ऑक्सीजनेटेड होके वापस कहाँ पे आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। तो लेफ्ट एट्रियम में आता है थ्रू 4 वेन्स के थ्रू आता है, क्योंकि आ रहा है तो वो वेन से, और कहाँ से आ रहा है, लंग से आ रहा है, इसलिए उसको बोल दिया पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा, तो ये एकमात्र ऐसी वेन्स है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। ओके, उसके बाद इसका ओपनिंग क्या होगा, एवी फोरामेन। और ऑब्वियसली बात है कि अगर इसका ओपनिंग है एवी फोरामेन, मतलब सॉरी इसका आउटलेट है एवी फोरामेन, तो एवी फोरामेन वेंट्रिकल का क्या हो जाएगा, इनलेट हो जाएगा। ठीक है, और वो फिर वहां से बॉडी में पूरा ब्लड देती है, और वो किसके थ्रू देती है, अयोटा के थ्रू देती है। तो आज थोड़ा सा ज्यादा हो गया था, आई नो, लेकिन आपको इतना पार्ट कवर करना है, इतना पढ़ना है। कल एनसीईआरटी में वाल्व्स करके आना, और वाल्व्स की वॉइस करके आना। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, वाल्व करके आना, इसका साउंड करके आना कि वाल्व की कौन सी साउंड होती है, इतना करके आना। और दूसरा, आप कल क्या करके आओगे एक्स्ट्रा में, बोलो। हाँ, पूरा जो ट्रैक है आपका, मतलब कि जो कंडक्शन होता है ना, कंडक्शन पाथवे पूरा देख के आना। ह्यूमन हार्ट में जो कंडक्शन पाथवे होता है, एसए नोड होता है, एबी नोड होता है, पर्किंजे फाइबर्स होते हैं, बंडल ऑफ हीस होता है, ये पूरा देख के आना, वरना आते ही सो जाओगे। ठीक है, कल का भी इतना ही बड़ा सेशन रहेगा, 2-2 घंटे का सेशन लेंगे अभी, या 1.5 से 2 घंटे तो आप मान के चलो, इतना तो रहेगा। तो इतना आप करके आना, और इतना कंपलसरी पढ़ना है भाई। देखो, एनसीईआरटी एनसीईआरटी मत करना, ये पढ़ोगे, इनलेट्स आउटलेट्स पढ़ने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। दूसरा, बहुत बार उसने ऐसे सवाल पूछ लिए है, ये डक्टस आर्टरियोसस जो होता है, फोरामेन ओवालिस है, इस पे एक आध 2 बार सवाल पूछ लिया है इसने, और आजकल पेपर घटिया बन रहा है, तो फिर क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा पढ़ो यार, थोड़ा ज़्यादा पढ़ो। आईसीएससी बोर्ड वाले पढ़ लेते हैं, सीबीएसई वाले पढ़ लेते हो, आप एनसीईआरटी वाले क्या एनसीईआरटी एनसीईआरटी लगा के बैठे हो, मत करो। एक दो चीज़ें ज़्यादा पढ़ोगे तो नॉलेज के लिए पढ़ो, टाइम है अभी, 11th में बहुत टाइम है। इससे भी स्लो पढ़ाऊंगा ना, मतलब पूरा 1 महीना मैं यही पढ़ाऊंगा, हार्ड पढ़ाऊंगा, तब भी आपका टाइम से पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो तब तक के लिए पढ़ो। गुड बाय, नहीं बोल रहा हूँ, थैंक यू, और कल मिलते हैं वापस, चलो, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।